यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आई होप आप लोगों का क्लैट बहुत शानदार चल रहा है एंड लास्ट अराउंड 28 days to go. So today I'm in front of you and I'm discuss the most important political turmoil in 2025 जो है इंडिया और नेपाल को लेकर. So first of all, India and Nepal, this particular conflict is also one of the important topic in the previous years. बट उस साल वो टॉपिक रिलेट कर रहा था बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ सगौली. आई होप आप लोगों ने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने एक डिस्प्यूट के बारे में जरूर उस पेपर में नोट किया है. दैट वन इज काला पानी डिस्प्यूट और द लीप लेक. तो इन 2025 this particular conflict between the India and the neighboring country is again in news. तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बहुत बार कहता हूं कि क्लैट में एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंडिया रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज. दैट इज ऑलवेज बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट. पर क्लैट फोकस्ड है. वैसे प्रीवियस ईयर्स में अगर हम देखें तो इंडिया बिटवीन श्रीलंका पर क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया और बांग्लादेश पे क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया एंड चाइना पर आ चुका है. तो पॉसिबली दिस ईयर इंडिया एंड नेपाल जो बेसिकली द पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है नेपाल को लेकर, उस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस टॉपिक. दैट वन इज पॉलिटिकल अनरेस्ट इन नेपाल. आप लोगों ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त में एक न्यूज जरूर सुनी होगी जहां पर जैन जी जनरेशन जेड, जहां पर उन्होंने फ्रंट हैंड पर लीड किया और एक पूरी की पूरी जो ये कह सकते हैं जो ग्रुप ऑफ पर्संस थे, जो गवर्नमेंट थी, तो वहां से डिथ्रोन किया और फिर एक नई पॉलिटिक्स वहां पर स्टार्ट की गई. तो उस पूरे टॉपिक को आज के सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं. क्या रीजन था, क्या हुआ बिफोर एंड आफ्टर द टर्मोइल, उन सबको हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द हिस्ट्री ऑफ बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, द जियोग्राफी बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल. तो ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर क्लैड बिकम इम्पोर्टेंट. चलिए तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स एवरीवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूज इज पॉलिटिकल अनरेस्ट इन नेपाल. अब अनरेस्ट का मतलब होता है कि डेफिनेटली कोई चुनी हुई सरकार होती है, उसे वहां से हटा दिया जाता है बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट बिटवीन द पीपल्स. जहां पर वहां की जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, वो खुश नहीं है बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट. तो वहां पर इस तरह के क्या होते हैं, एजिटेशंस होते हैं, आंदोलन होते हैं. और उस आंदोलन को अनरेस्ट का एक नाम दिया गया है और वो स्टार्ट किया गया बाय द जनरेशन जेड. ओके, जिसे हम जेन जी जनरेशन कहते हैं. So basically, Nepal is facing a phase of political unrest with Prime Minister KP Sharma Oli. So he was basically the Prime Minister of Nepal before the unrest. And this particular resigning because of the widespread youth-led Generation Z demonstration. तो यहाँ पर ये जेनजी नाम बहुत ज्यादा न्यूज में था. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जेनजी होते कौन है. तो जेनजी इज बेसिकली born between the 1982 लेकर 1997 तक. ये जनरेशन जो होती है दैट वन इज जनरेशन जी या जनरेशन जेड. तो जेन जी जनरेशन कहलाते हैं. इट ओके. तो जेन जी जनरेशन, सॉरी, इस जनरेशन को हम कहते हैं born between 1997 to 2012. वैसे नेट पर अगर हम डिफरेंट सोर्सेस को देखें तो वहां पर अलग अलग ईयर्स हैं. डेफिनेटली वो गैप ऑफ ईयर्स तो आपको विजिबल होगा, बट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आर दोस पर्संस, आर दोस पीपल हु बोर्न इन बिटवीन 1997 से 2012, दैट इज जेन जी जनरेशन. इसके बाद जो जनरेशन कहलाई वो जनरेशन अल्फा कहलाई. तो 2012 के बाद और 2020 तक जो जनरेशन है उसको कह रहे हैं जनरेशन अल्फा. वो कह रहे हैं जनरेशन अल्फा. बिफोर दैट जनरेशन जो 1985 से लेकर 1997 तक बॉर्न हुए, उन्हें कहा जा रहा है मिलेनियर्स.
उन्हें कहा जा रहा है मिलेनियर्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए कि आजकल ये ट्रेंडिंग वर्ड्स क्या हैं। तो दिस आर द पॉपुलेशन इन नेपाल जिन्होंने एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। वो हम डिस्कशन करेंगे क्या थे वो इश्यूज जिसके बेसिस पर ये अनरेस्ट किया गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। द अनरेस्ट स्टेम फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स ओवर, सो दैट हमेशा ध्यान रखें कभी भी कोई अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अगेंस्ट एनी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट टू से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट है नहीं, लेकिन अगर किसी देश के, जैसे श्रीलंका में किया गया था, म्यांमार में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है, तो आपने देखे होंगे, तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट कोई एक दिन का नहीं होता है, ये बेसिकली कुछ पीरियड ऑफ टाइम से गुस्सा पैदा होता है लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो रीजंस क्या हैं? फर्स्ट इज करप्शन, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं वो प्रॉपर्ली लोगों तक पहुंच नहीं रही है, दैट्स व्हाई द करप्शन। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी ही फैमिली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जा रहा है, उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें दी जा रही है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बने हुए हैं। तो दैट वन अगेन वन ऑफ द अनरेस्ट बिटवीन द नेपालीज। थर्ड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अपने क्लोज वंस को ही गवर्नमेंट जॉब दी जा रही है, क्लोज वन को ही टेंडर्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो उनके क्लोज वन को मिलेंगे, तो क्या होगा, जो कॉमन पीपल्स हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, तो उसके कारण से तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन था बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट। वाइडनिंग इनइक्वालिटीज, डेफिनेटली जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एक वाइडनिंग ऑफ इनइक्वालिटी आ जाएगी, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। इज इट ओके? डिसकंटेंट था एंड सम, और कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाली जो बात हुई वो फाइनली फिर क्या हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बैन लगा दिया। इन 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज हमें अगर स्प्रेड आउट करनी है, दैट इज वन ऑफ द फेमस बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, दैट वन इज सोशल मीडिया। तो अगर हम अपने अनरेस्ट को ही प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, शो ऑफ नहीं कर पाएंगे वाया दी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाली बात हो जाती है। उससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हुआ, वो रोडों पर आए और रोड पर आने पर वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया। तो ये कुछ फेमस रीजंस थे कि व्हाई द अनरेस्ट बिकम तो फायर्ड, आग क्यों लगी, दिस आर द रीजन। तो चलिए अब क्लैड के पैटर्न को थोड़ा सा और हम माइन्यूटली तरीके से कवर करते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो वहां पर उसके ज्योग्राफिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहले हम थोड़ी सी इंडिया और नेपाल की ज्योग्राफी को भी समझ लेते हैं। डेफिनेटली इंडिया इज, नेपाल इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर कंट्री इज बेसिकली द हिंदुइज्म बेस्ड कंट्री, जहां की पॉपुलेशन अराउंड 81% तो हिंदू है, अराउंड 8% वहां पर बुद्धिज्म है। तो दैट्स व्हाई द हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, हिंदू स्टेट भी कहा जाता था पहले, ओके। तो डेफिनेटली इंडिया की बॉर्डर को टच करता है, तो इंडिया और नेपाल की जो टोटल बॉर्डर है वो कितनी है, 1751 किलोमीटर की ये बॉर्डर है। और जब इंडिया नेपाल और इंडिया एक नेबरिंग कंट्री है, तो देयर आर सम स्टेट्स इन नेपाल और इंडिया जो नेपाल की बॉर्डर को टच करते हैं, उसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो दिस आर सम कंट्रीज, स्टेट्स जो नेपाल की बॉर्डर को टच करते हैं, ओके। हु इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, रामचंद्र पौडेल, एंड हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, राम सहाय यादव। बट अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, जस्ट आफ्टर द टर्मोइल इन नेपाल, तो मोहम्मद यूसुफ को, यूसुफ मोहम्मद या मोहम्मद यूसुफ जो पर्सन थे, उनको अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एंड आफ्टर द इलेक्शंस दिनों के बाद कर्की इज बेसिकली द अंतरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज करंटली द इंतरिम प्राइम मिनिस्टर, तो मोहम्मद यूसुफ नहीं है, कर्की है। तो Sheila Karki is basically the former Chief Justice of Nepal and the first woman Prime Minister in Nepal. So, दो important facts, along with she is also connected with the India's root. Education उनकी जो हुई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है, तो that's why a connection with India as well. तो ये कुछ important points related to the political
point of view. The situation grew more volatile after police firing in Kathmandu resulted in casualty, deepening public grievances and instability. तो एजिटेशंस तो चल ही रहे थे, बट एजिटेशंस के बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने और पुलिस ने फायरिंग करना शुरू कर दिया तो दैट बिकम सो फायर्ड, उस कारण से वो अनरेस्ट और बड़ा हो गया. इज इट ओके? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस क्या है बिटवीन द इंडिया और नेपाल को लेकर? सबसे पहले इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया का कनेक्शन नेपाल से रहा है, नेपाल का कनेक्शन इंडिया से रहा है. अगर हम देखें तो नेपाल की जो करेंसी है वो नेपाली रुपीज है. ओके, तो ध्यान रखें नेपाली रुपीज. नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज क्या है इंडिया और नेपाल को लेकर? एपिक टाइज. इन द रामायण लॉर्ड रामा जो अयोध्या के राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने शादी की थी गॉडेस सीता से, और वो नेपाल जनकपुरी की थी. इज इट ओके? प्रिंस सिद्धार्थ जो बुद्ध भगवान थे was born in Lumbini. That is again the historical question जो क्लैट पूछ सकता है. Lumbini was in Nepal and attended Nirvan. निर्वाण जो उन्होंने किया, the enlightenment in बुद्धा में जो आया, तो बोध गया जो बिहार में है, under the tree. That one is important in terms of epic point of view. Yes. तो जो जैसा मैंने इनिशियली आपको कहा कि ट्रीटी ऑफ सगौली पूछा गया था इन द ईयर प्रीवियस ईयर इन द क्लैट एग्जाम, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था ट्रीटी ऑफ सगौली को लेकर. तो ट्रीट की गई थी, ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया और नेपाल के बीच में बिटवीन 1816 में, और बिटवीन गुरखा चीफ ऑफ नेपाल एंड द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट. क्योंकि बिफोर 1947 की बात है, तो उस समय इंडिया पर जो रूल कर रहे थे वो थे ब्रिटेन. तो ब्रिटिश के और बीच में और जो गुरखा चीफ थे नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ सगौली की गई. आफ्टर दी एंग्लो या एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 से 1816 के बीच में. उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई जहां पर एक टाइप किया गया, एग्रीमेंट किया गया कि हम एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी ऑनरशिप, ट्रेड, रेसिडेंस एंड द मूवमेंट. दैट वन अगेन अ पॉलिटिकल बाउंड्री भी खींची गई. तो ट्रीटी ऑफ सगौली इज आल्सो फेमस फॉर द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया और नेपाल. बट प्लीज रिमेंबर, इंडिया और नेपाल की एज सच कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है. देयर इज नो सच नेम गिवन टू दी इंडिया और नेपाल की बॉर्डर. तो एज सच कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की तो है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और चाइना की भी है मैकमोहन लाइन. तो देयर इज नो सच बॉर्डर बिटवीन द इंडिया और नेपाल. फ्री मूवमेंट होता है वहां पर, क्योंकि ये जो ट्रीटी ऑफ सगौली और आफ्टर बाद में जो फिर एक और ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, तो उसको यही ऑब्जेक्टिव था कि फ्री मूवमेंट हो सके, ट्रेड कर सके, देयर इज नो सच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज. तो सबको ध्यान में रखते हुए ये दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी आपको याद रखनी. चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डज नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट? डेफिनेटली जब किसी नेबरिंग कंट्री में अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो उसका असर उनकी नेबरिंग कंट्रीज पर भी पड़ता है. ध्यान रखें, इंडिया इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेपाल, नेपाल इज सेम एज डिपेंडेंट ऑन इंडिया. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, चाहे वो एनर्जी को लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, वो किसी भी एंड पर हो, किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट नेबरिंग कंट्री को भी अफेक्ट करता है. सेकेंड, जब किसी दो फ्रेंडली कंट्री में से किसी एक कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, तो जो एक कंट्री का जो एनिमी होगा उसको उसका फायदा मिल जाता है. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चाइना को लेकर, कि चाइना का भी इंटरेस्ट नेपाल पर है, इंडिया का भी इंटरेस्ट नेपाल पर है. तो अगर नेपाल में अगर कोई डिस्प्यूट होता है और इंडिया में उसकी टेंशन होती है, तो डेफिनेटली चाइना भी उसको सपोर्ट करेगा और उसके सॉफ्ट कॉर्नर के बेसिस पर उन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा. तो सिक्योरिटी कंसर्न्स आर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नेपाल क्रिएट अ गैप इन गवर्नेंस. गवर्नेंस में गैप आना शुरू हो जाएगा, विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द इंसर्जेंट ग्रुप, क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल्स और इलिसिट नेटवर्क. जब भी किसी कंट्री की अगर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रे शेडेड पर्संस होते हैं, जो क्राइम होता है वो बढ़ जाता है. क्राइम के बाद देयर आर सर्टेन इनस्टेबिलिटीज इन द कंट्री, उसका बेनिफिट कोई दूसरा कंट्री उठा लेता है. तो दिस इज बेसिकली व्हाट द इफेक्ट आफ्टर द टर्मोइल. का इफेक्ट क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बढ़ जाएगी, ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी, मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ जाएगा. क्योंकि क्या लगता है ना, दूसरी कंट्री को ये लगता है कि वो उस कंट्री तो भी अनस्टेबल है, तो जितना हम उसको टर्मोइल कर सकें उतना उतना बेटर होगा. तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक इंपैक्ट, इंडिया नेपाल की ट्रेडिंग पार्टनर है. जैसा कि मॉरिशियस, श्रीलंका आर द मेजर
trading partners of India. In the list of their top trading partners, Nepal is also in the list. नेक्स्ट वन, इसका इफेक्ट क्या होगा? जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा. हॉल्ट टू हाइड्रो पावर एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन. Political instability could slow or derail major hydropower projects like Arun 3, Put, Karnali and Lower Arun. देखिए ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इस साल के क्लैट में पूछा जा सकता है, क्योंकि बात हो रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर. नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज अरुण 3. तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले सकते हैं. हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन नेपाल, दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. जैसे अरुण 4 695 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अरुण 3 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अपर अरुण 1061 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, एंड लोअर अरुण 679 मेगावाट का प्रोजेक्ट है. तो आप अगर इनको कैलकुलेट करें तो अराउंड 2000 मेगावाट तो ये हो गया, और 2000 प्लस 1200 1300, तो करीबन 3300 मेगावाट का ये टोटल प्रोजेक्ट चल रहा है बिटवीन दी इंडिया और नेपाल. तो इसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है. डिस्टर्बेंस टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन. इंडिया एंड नेपाल हैव स्ट्रांग मिलिट्री टाइज. तो ध्यान रखें, हर कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ जब मिलिट्री एक्सेस होती है तो उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिया और नेपाल के बीच की कौन सी है? सूर्य किरण. प्लीज मार्क दिस पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंडिया और नेपाल पर टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा. प्लीज मेंशन द नेम of the military exercise between the Nepal and India. The correct answer is सूर्य किरण. Please mention चाइना के बीच में और भारत के बीच में, भारत और चाइना के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और सऊदी अरब के बीच में. दिस आर वेरी फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपको याद रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स. Political unrest delay cross-border projects like India, Myanmar, Thailand trilateral highway. देखिए पॉलिटिकल अनरेस्ट से डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी डिरेल हो जाते हैं, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा. तो वो डिरेल्स में एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे. दिस अफेक्ट्स इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, एंड इट्स रोल एज अ रीजनल इकोनॉमिक हब. Instability deters investments and delay India development projects, weakening India goodwill. तो जब भी कोई कंट्री में इंडिया प्रोजेक्ट्स करेगी और वो अगर डिरेल हो रहा है तो उसका जो गुडविल है वो खराब होगा, क्योंकि दूसरी कंट्री को ये लगेगा कि इतने साल हो चुके हैं ये अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. दैट अगेन अफेक्ट द इंडियाज गुडविल. delayed Indian projects such as Mahakali River hydro पावर. इंडिया और महाकाली, और बेसिकली दीज आर सम रिवर्स. महाकाली रिवर्स को हम शारदा रिवर भी कहते हैं. इट ओके. पॉलिटिकल टर्मोइल आल्सो कॉम्प्लिकेट मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड रिवर्स लाइक टिस्टा रिवर्स, डिस्प्यूट विद बांग्लादेश, impacting agriculture and energy security. This influence sometimes trigger identity based tensions such as seen in the debates around the National Register of Citizens, and these are some very important topics. ध्यान रखिए, जब इंडिया नेपाल की बात हो रही है तो डेफिनेटली देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इंडिया एंड नेपाल बोथ आर द मेंबर्स. So one of the famous one is SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, जो 1985 में फॉर्म किया गया था, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू. जब हेडक्वार्टर ही काठमांडू में है और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी नेपाल में ही है और नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर आएगा. along with इंडिया सार्क के साथ तो है, एक बिम्स्टेक इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर नेपाल भी मेंबर है. बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. What measures India can adopt to enhance its active engagements in neighborhood, improving border and cross-border management? अगर किसी देश के बीच में को सुधारना है तो कुछ हमें ऐसे मेजर्स उठाने पड़ेंगे. उसमें से फर्स्ट इज क्रॉस बॉर्डर, ओके, एंड सेकंड वन कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन. में सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी और डिफेंस कॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, सो दैट एक दूसरे के बीच में हम लोग फेथ डेवलप कर सकें. Strengthening regional connectivity and infrastructure, expand road, rail, port linkage through initiative like कालादान multi-modal project. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिया,
में जो चिकन नेक है उससे एक ऑल्टरनेटिव रूट निकालने की कोशिश की जा रही है कि इन केस फ्यूचर में अगर कभी चिकन नेक पर इफेक्ट किया भी जाए, क्योंकि चिकन नेक इज बेसिकली द पोर्शन इन द नॉर्थ ईस्ट जहां पर अगर कोई ब्रेक लगता है तो हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाल रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार। दिस इज अ मल्टी मॉडल रोड ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इसका मतलब रोड कनेक्टिविटी भी रहेगी, रेल कनेक्टिविटी भी रहेगी, वाटर कनेक्टिविटी भी रहेगी। चलिए नेक्स्ट। तो these are the complete description on the इंडिया नेपाल अनट्रस्ट। प्लीज कंप्लीटली इसको फॉलो कर लें। हमने इसके सारे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखें, एक्सक्यूजेस नहीं करना है, एग्जीक्यूशन करना है। एंड दिस इज लास्ट 27 days टू गो, तो एग्जीक्यूशन पे फोकस करें ना एक्सक्यूजेस पर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।